देखो इस तरह का तैयारी के पेपर तो उन लोगों को पड़ता है जो पढ़ाई-वढ़ाई नहीं करते हैं। कैंडिडेट के दिमाग में इस तरह का प्रश्न आ रहा है, तो मैं उनसे सिर्फ 2-3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ, हुँ, हुँ। जो वो अपने दिमाग में अगर थोड़ा-सा भी पॉन्डर ऑन करें ना, तो हुँ। उनको ये एहसास होगा कि ज़िंदगी में किसी चीज़ का उत्तर पाने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप ज़िंदगी में सही प्रश्न ढूँढिए। मान लीजिए अगेन मैं वही बात कहूँगा, कि जिन लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है, वो कहते हैं बेस्ट बुक बता दो, कौन-सी सबसे अच्छी बुक है बीएड की प्रिपरेशन के लिए? प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए, तो सभी अलग-अलग एग्ज़ाम का एक प्लेलिस्ट आपको मिला हुआ मिल जाएगा, देखने के लिए मिल जाएगा डेली वेट से यूट्यूब पर। क्योंकि सबका सिलेबस अलग है, सबका पेपर स्ट्रक्चर अलग है। इससे पहले आप सभी ने बीएड प्रिपरेशन टिप 1 देख ली होगी, जिसमें हमने बेसिक चर्चा करी है कि कैसे आप बीएड की प्रेप शुरू कर सकते हो। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में सर मैं जानना चाहती हूँ कि बीएड 2025 के लिए ना फॉर्म्स वगैरह कब रिलीज़ होते हैं? या फिर फॉर्म कब तक आने के चांसेस रहते हैं? क्योंकि ये सवाल एक्चुअली मेरा नहीं, उन बच्चों का है जिन्होंने तैयारी अभी-अभी शुरू की है। उनके हिसाब से डेट्स वगैरह चेंज होते हैं, तो उसके वजह से उनकी तैयारी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इस बात को आप कैसे लेते हो सर? देखो इस तरह का तैयारी के पेपर तो उन लोगों को पड़ता है जो पढ़ाई-वढ़ाई नहीं करते हैं, ओके। ठीक है? जो जी। मतलब बीएड के फील्ड में ऐसे ही बस टाइम पास कर रहे हैं, क्या करें तो बीएड कर लें, ठीक है? तो हुँ, अच्छा इसका फॉर्म कब रिलीज़ होता है? अच्छा देखते हैं भरेंगे, नहीं भरेंगे। हुँ। तो होता क्या है ना, फिर आप पढ़ाई छोड़ के आप एग्ज़ाम के डेट पर फ़ोकस करते हो। यस। अगर ऐसे किसी भी कैंडिडेट के दिमाग में इस तरह का प्रश्न आ रहा है, तो मैं उनसे सिर्फ 2-3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ, हुँ, हुँ। जो वो अपने दिमाग में अगर थोड़ा-सा भी पॉन्डर ऑन करें ना, तो हुँ। उनको ये एहसास होगा कि ज़िंदगी में किसी चीज़ का उत्तर पाने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप ज़िंदगी में सही प्रश्न ढूँढिए, कि मेरे यस। लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सही प्रश्न क्या है? अगर आपको ज़िंदगी में सही प्रश्न मिल जाएगा, तो सही उत्तर भी मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न तो मेरा ऐसे कैंडिडेट से ये आता है कि अगर मान लो पेपर मार्च में होता है, तो क्या तुम क्वालीफाई कर लोगे? नहीं, ऑब्वियसली कैसे कर पाएगा? ठीक है। हाँ, और अगर पेपर अप्रैल में होता है, क्या तुम क्वालीफाई कर लोगे? तब भी उसका जवाब रहेगा नहीं तैयारी के लिए हमें समय ही नहीं मिला। और पेपर जुलाई में हो, तब भी तब क्या तो तुम क्वालीफाई कर लोगे? नहीं उस टाइम पे उनके सेमेस्टर्स पेपर रहते हैं। ठीक है, और अगस्त में बीएड में एडमिशन हो जाएगा, मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस में। तो जी। मेरे कहने का सेंस क्या है, पेपर कब होगा, नहीं होगा, ये सब ना हमारे हाथ में है, ना हुँ, तुम्हारे हाथ में है, ठीक है? यस। तुम मान के चलो कि कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जिसका पेपर मार्च में होगा, हुँ, कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जिसका पेपर अप्रैल में होगा, हुँ, कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जिसका पेपर जून में होगा, कोई एक यस, ऐसी यूनिवर्सिटी होगा जिसका पेपर जुलाई में होगा। उदाहरण ऑब्वियसली। के तौर पर 2024 में हुँ, हुँ, सीयूईटी के थ्रू जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, हुँ, बीएचयू में हुँ, एडमिशन होता है, तो उस सीयूईटी का एग्ज़ाम मार्च में हो गया था। यस, अब जस्ट 2023 में अगस्त में हुआ था, यस। ठीक है? 2024 में मार्च द में हो गया। जी। 2024 में आईपी यूनिवर्सिटी का पेपर ऑलमोस्ट अप्रैल में हो गया था, अप्रैल या हुँ, मई में हुआ था आई गेस। मई में। मई में। उसी तरह जामिया का पेपर 22 मई को शेड्यूल्ड था, हुँ, ये चुनाव के नाम पर उसका डेट 10 जून को कर दिया गया, यस। ठीक है? उसी तरह आरआईई का पेपर जो है आई गेस जून या जुलाई में हुआ था। वो जैसे होता है अपने निर्धारित समय पे। हाँ, तो कहने का सेंस क्या है कि सभी यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम का डेट अलग-अलग होता है, ठीक है? हमको इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सिर्फ़ इस बात पर फ़ोकस करना चाहिए कि वो कौन-सी 4-5 मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसका हमको फॉर्म फिल करना है, जो कि हुँ, प्रिपरेशन टिप 1 में मैंने समझाया था कि सबसे पहले हमको उन यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट बनाना है, ठीक हुँ, है? हुँ, हुँ, और हुँ। हमको प्रिपरेशन कब शुरू करना है, इसी बात को स्टूडेंट्स प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं कि अभी तो हम ज़िंदगी में यहाँ हाँ, ऑक्यूपाइड हैं, अभी हम वहाँ ऑक्यूपाइड हैं, कोई हम पार्ट टाइम जॉब करते हैं, हम पार्ट यस। टाइम ट्यूशन पढ़ाते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, तो हुँ, अभी हमको ये सब सेटल करना है। हुँ, तो जब हम ये सेटल कर लेंगे, तो हमको एग्ज़ैक्ट डेट पता रहेगा कि अच्छा अप्रैल में पेपर होगा, तो उस हिसाब से हम प्लान बना लेंगे। हुँ, उस प्लान का कोई अर्थ नहीं है ना अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो। तो करेक्ट। हाँ, तो मेरा कहने का सेंस ये है कि अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न आता है कि इसका पेपर कब होगा, ये एग्ज़ाम का डेट कब हो सकता है, ये प्रश्न बहुत ही निरर्थक है, इसमें मत पढ़िए, ठीक है? हुँ, पेपर कभी हो, मार्च वगैरह के अराउंड हो, चाहे अप्रैल हो, आपको इस बात से फ़र्क पड़ना चाहिए कि अगर मार्च में हो रहा है तो मैं क्वालीफाई कर रहा हूँ कि नहीं, और एक ही महीने बाद अप्रैल में ऐसा नहीं है कि आपके नॉलेज में कोई बहुत आउट ऑफ द वे प्रोपोर्शनल ग्रोथ हो जाएगा, तो क्या मैं अप्रैल में पास कर पाऊँगा कि नहीं? क्योंकि बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं जैसे हमारे पास कि सर हमको प्रिपेयर करना है, क्रैश कोर्स बैच कब शुरू होगा? यार यस। क्रैश कोर्स बैच में तो सिलेबस हम 30 दिन में खत्म करा देंगे, लेकिन अगर 31st डे तुम्हारा पेपर होगा तो तुम वो 30 डेज़ में जो मैंने पढ़ाया है, वो तुम कैसे कंप्लीट करने वाले हो? करेक्ट। वो ठीक है? डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा उतना सारा नॉलेज। उतना सारा नॉलेज आपको डाइजेस्ट ही नहीं होगा। तो यही बात यहाँ समझना है, तो एग्ज़ाम का डेट वोट पर फोकस मत करिए आप।
पेपर चाहे जब भी हो, जब भी फॉर्म आए, ठीक है? हुँ, कभी हुँ। जल्दी आ सकता है, कभी बाद में आ सकता है, इसमें सरकार का क्या पॉलिसी चल रहा है, क्या कौन-सी बॉडी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, ये सब हर ईयर का डिबेट डिस्कशन रहता है। और मैंने मेजरली देखा है जिन कैंडिडेट्स का प्रिपेयर्ड रहता है, उनका पेपर चाहे मार्च में करा लो, चाहे उनका पेपर जून में करा लो, वो इन ईदर यस। केस क्वालीफाई करते हैं। जो बच्चे इन्हीं सब डिबेट में फँसे रहते हैं कि पेपर का डेट कब है, वो यही करते रहते हैं पहला चीज़, और फिर वो बाकी के और डिबेट डिबेट के सुलझा रहते हैं इंटरनेट पे। इस साल से बीएड 4 साल का 4 होगा क्या? साल का, करेक्ट। या फिर 2025 में बीएड 2 ही साल का होगा क्या? नहीं, 2025 में क्या बीएड की मान्यता रहेगी भी कि नहीं? नहीं रहेगी कि नहीं? हम तो सुने हैं वैलिड नहीं रह जाएगा। हम तो यस। सुने 1 साल का होगा, हम तो सुने 4 साल का होगा। जी। भाई वो होता है ना, समाज में भी कई नॉलेज का भी कई तबका बना हुआ है कि तुम इन्हीं सब यस। फालतू क्वेश्चनों में फँसे रहो। हुँ। ठीक है, 4 साल का होगा, 2 साल का होगा, 1 साल का होगा, एंड देखिएगा यूट्यूब पर वीडियो भी आपको आपके माइंडसेट के हिसाब से दिखता है। करेक्ट। मतलब आपकी जैसी फ़ीड रहती है ना, आप जैसा हाँ, सर्च करते हो उसी हिसाब से उनका वो हाँ, तो एल्गोरिदम रहता है। हाँ, तो पता है, तो बच्चा क्या करता है, वो कन्फ्यूज़न सॉर्ट आउट कराने आता है डेली वेट्स पर, एंड डेली हुँ। वेट्स पता है कि मैं इस तरह के स्टूडेंट्स को एंटरटेन नहीं करता हूँ। यस। मेरा क्लियर कट पॉलिसी है। खैर ओके। हाँ, यस। हुँ, सर, बेसिकली ये तो चर्चा हुई हमारे फॉर्म्स वगैरह के रिगार्डिंग। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट इन सारे सवालों से ऊपर उठ गया है, अब वो सीधे-सीधे फ़ोकस कर रहा है कि मुझे तैयारी ही करनी है। तो क्या तैयारी के लिए बीएड प्रिपरेशन के लिए कोई एक ऐसी अच्छी बुक आती है या कुछ ऐसा स्पेशल रिसोर्स मटेरियल होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, जो वो अपनी सिर्फ़ और सिर्फ़ तैयारी के लिए उसे शुरू कर सकें? सर। देखिए प्रिपरेशन टिप 1 में मैंने ये बात बोला था आप जी। लोगों को कि हुँ, तैयारी करने से ज़्यादा ना पहला बात हमको ये समझने की ज़रूरत है कि क्या हमको तैयारी की आवश्यकता है कि नहीं है, और हुँ, उस तैयारी को लेकर आपका स्ट्रैटेजी क्या है। तो मान लीजिए, अगेन मैं वही बात कहूँगा कि जिन लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है, वो कहते हैं बेस्ट बुक बता दो, बेस्ट बुक बता दो, कौन-सी सबसे अच्छी बुक है बीएड की प्रिपरेशन के लिए? हुँ, अबे कोई तुम्हारा सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं है। करेक्ट। एग्ज़ाम की 1 रात पहले, 2 रात पहले किसी गाइड ले बच्चे लो। का, हाँ, गाइड ले आए, किसी बच्चे का नोट्स लाए, प्रिंट किए और रट्टा मार के सुबह उगल दिए पेपर हुँ, में, और जो है वो जो टॉपर था 70 पा गया है और तुम उगल के 60 पा गए हो। ठीक है, हुँ, लिटरली बता रहा हूँ, ये सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कौन-सा बेस्ट बुक है और कौन-सा बेस्ट बुक नहीं है। ठीक है? अगर आपको बेस्ट बुक ही ढूँढना है तो अमेज़न पर सर्च कर दो। तो हाँ, क्या बेस्ट मिल बुक। जाएगा? किसी भी किताब पर एक कवर पेज मिल जाएगा, लिखा फिर रहेगा टीयूबीए 2024, 24। जेएमआईबीए 2024, खरीद के रख लीजिए। ठीक है? जी। उसके बाद पेपर 2026 में दीजिएगा फिर से। ठीक है? 25 में फिर क्यों देना? क्योंकि उससे तो नहीं होगा। मतलब कॉमन सेंस वाली बात है, देखो, ये एक तरह का अपने आप में यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो एक तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ना कोई भी एक सिंगल बुक पैमाना नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम में कभी भी ना सिलेबस पैमाना होता है, ठीक है? तो सबसे पहले ना आपको सिलेबस निकालना पड़ेगा, टॉपिक या तो लिखिए या तो पूरे सिलेबस को प्रिंट करके ले आइए, जी। ठीक है? जो ऑफ़िशियल सिलेबस है, ठीक है? वो आपको वेबसाइट पर भी उनके मिल जाएगा, प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा, कुछ नहीं तो डेली बाइट्स पर जो तमाम बीएड के प्लेलिस्ट मिले हैं, उसमें मेरा एक लेक्चर तो केवल और केवल सिलेबस और टॉपिक को लेकर डेडिकेटेड रहता है। हुँ, ऐसे वीडियो को आप अपने पास सेव रखिए, ऑफलाइन मोड में रखिए, टॉपिक्स को नोट रखिए, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेक अ शीट ऑफ पेपर, ईदर यू विल हैव टू गेट द सिलेबस प्रिंटेड, और लेट्स से कट कॉपी पेस्ट करके आप कहीं से अपने लैपटॉप में या फ़ोन में सेव रख रहे हो। बेस्ट ये होगा, या तो प्रिंटेड रखिए या तो पूरा अपने हाथ से लिखिए, आप पेपर पर पूरा सिलेबस लिख लीजिए। जब पूरा सिलेबस आप लिख लोगे ना, तो फिर तुम टॉपिक को देखना शुरू करो जी। कि मुझे इन टॉपिक्स को कहाँ से पढ़ना है, ठीक हुँ, है? कोई ऐसा बुक नहीं कि मैं कह दूँ कि अच्छा एक बुक उठा लो, उसी में से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ, रीजनिंग सब कैसे पढ़ लोगे यार? मतलब आप सोचिए ना कि कोई एक सिंगल ऑथर क्या लिख सकता है इस तरह की किताब, उस लेवल पर? पॉसिबल ही नहीं है। भई उतना पॉसिबल ही नहीं ज्ञानी है, तो ख़ैर ठीक है? हमारे अक्वेंटेंस में कोई है नहीं। मतलब आप खुद सोचिए, क्या ये संभव है कि मैं बच्चों को मैथ, रीजनिंग, साइंस, सोशल साइंस, और छोड़िए लैंग्वेज वालों को संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ सब मैं पढ़ा दूँ? इम्पॉसिबल। पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। लेकिन क्या है कि अब मार्केट में जाओगे बुक खरीदने, तमाम पब्लिशिंग हाउस हैं, ठीक है, मिल जाएगा। अरे तो वो सब तो मन बहलाने के लिए, ख्वाब अच्छा भाई किताब खरीद के लाए हो, खुद को फुसला रहे हो कि हाँ, हम भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, सही तो बात है। सबसे पहले आपको सिलेबस निकालना पड़ेगा, टॉपिक को नोट करिए, प्रिंट करा के लाइए, चाहे जहाँ से रखिए, या फिर डेली बाइट्स पर डीयू बीए 2025, बीएचयू बीए 2025, जेएमआई बीए 2025, आरआई बीए 2025, यस। ठीक है, इन सब का अलग-अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। उन सभी प्लेलिस्ट में ना एक कंप्लीट मेरा वीडियो लेक्चर होगा, जहाँ सिलेबस को लाइन बाय लाइन डिटेल में मैंने समझाया है, ठीक है? और इसी के साथ जब मैंने कहा कि कोई किसी चीज़ का एक फिक्स बुक, पर्टिकुलर बुक नहीं होता है,
हुँ, तो हुँ। इस बात को ये भी आप समझिए कि आपके पास ना मेरी बात समझने के लिए आपके पास अब तक प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए। येस, पीवाईक्यूज़ हाँ, वेरी इम्पोर्टेंट। पीवाईक्यूज़ आपके पास 2023 का, 2024 का एटलीस्ट मिनिमम होना चाहिए। कोई ऐसा बच्चा जिसके पास नहीं है, तो गूगल के प्ले स्टोर में जाए, डेलीवेट्स का ऐप इंस्टॉल करे, बीएड एंट्रेंस और बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला उसमें टाइल्स ओपन करे, उसमें उसको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर पेपर। तुम प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करके ये देखोगे कि यार 2024 में सोशल साइंस के पेपर में भर-भर के इन्होंने इकोनॉमिक्स पूछ दिया है। 2023 के पेपर में इन्होंने खूब सारा पॉलिटी का पूछ दिया है, खूब सारा हुँ, हिस्ट्री का पूछ दिया है। तो जब आप यूनिवर्सिटी एंट्रेंस या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपेयर करते हो, तो किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आएगा इस पे भी क्लैरिटी नहीं रहती है। करेक्ट। और मतलब एकदम सडनली तो इस बारी पेपर भी चेंज हो गया। वो 25 क्वेश्चंस भी सीयूईटी ने हटा दिए। हटा तो दिए। उसपे जी, तो इस बात की भी क्लैरिटी आई बिलीव एंड स्टूडेंट्स को। हुँ, 2023 में जी। पहले जो है सीयूईटी पेपर में पार्ट ए आता था, 25 क्वेश्चन आते थे। येस, येस। इन्होंने अचानक से प्रोस्पेक्टस वो भी रिलीज़ किया रिपीटेड किया और कर सीधा दिया। पार्ट ए हटा दिया, ठीक है, महीना भर पहले ही। तो अब वो पार्ट ए नहीं आया, अब तमाम मार्केट में जो बुक आ रही होगी उसमें तो पार्ट ए दिया ही होगा। इनफैक्ट डेली बैच के जो मॉक वगैरह था, नोट्स वगैरह था, हम लोग भी पार्ट ए के हिसाब से देते थे। क्योंकि भाई वो तो लास्ट मोमेंट पे इन्होंने हटा दिया। उसी तरह आप आगे देखिए, हुँ, लास्ट ईयर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बहुत सारा पूछ दिया था। कल को हो सकता है किसी बच्चे से केमिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत सारा पूछ दे साइंस वाले के पेपर में। लैंग्वेज वाले में तो खैर फिर भी बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। कोई सा हुँ, भी सेक्शन कभी कम चाहे ज़्यादा आ सकता है। तो आप सिर्फ एक बुक पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो। आपके पास सिलेबस होना चाहिए, सभी टॉपिक्स नोट रखिए, टॉपिक्स को कहाँ से पढ़ना है, यू शुड स्टार्ट सर्चिंग फॉर इट। बट स्टिल इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बुक कि कौन सा बुक हम रेफर करें, तो एनसीईआरटी इज द बेस्ट। आप एनसीईआरटी की बुक्स ले सकते हो, एनसीईआरटी को आप पढ़िए और एनसीईआरटी को ही आप रेफर करिए। एनसीईआरटी स्ट्रांग रिकमेंडेड रहेगा। लेकिन जैसा कि आपने बताया था कि टिप 3 में हम लोग एनसीईआरटी पे थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल। एनसीईआरटी सिर्फ मेरे कह देने से ऐसा नहीं है कि तुम एनसीईआरटी का बुक उठाओगे और पढ़ोगे और पढ़ ले जाओगे। जी, एनसीईआरटी इज़ नॉट दैट सिंपल। पहले एनसीईआरटी पढ़ने से पहले एनसीईआरटी का पहले बेसिक समझ होना चाहिए कि पढ़ना कैसे है। खास करके मेरी बात उन कैंडिडेट्स के लिए है जो 2025 में सीरियस हैं क्वालीफाई करने को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हैं। अगर आप सीरियस हो तो आप इस बात को समझ पाओगे कि एनसीईआरटी का बुक यार तो बहुत पतली-पतली होती है। कंप्लीट करने के लिए तो तुम 2 रात में कंप्लीट कर लोगे। सही लेकिन बात फिर है। क्वेश्चन वही है ना, मतलब पॉइंट वही है कि तुम एमसीक्यू क्वेश्चन जब पेपर में आता है वो उठा के देख लो तो तुम देखोगे कि बुक कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहा है। हाँ, तो उसको भी पढ़ने का एक तरीका है, उस पे कभी और चर्चा करेंगे। तो बुक्स को जी, लेकर एनसीईआरटी रेफर करिए, अदरवाइज़ इधर-उधर कोई बुक ढूँढ रहे हैं, तो 400-500 रुपए में मन बहलाने के लिए ठीक है कि कोई किताब खरीद के लाए हो जिस पे लिखा हुआ है बीएचयू, बीएड, डीयू, बीएड या सीयूईटी या आरआई कुछ लिखा हुआ है, बस टेबल पे रखा हुआ है, देख के लग रहा है हाँ, हमको बीएड का देना है तो हम भी एक तो बुक लाएँ प्रिपरेशन के लिए, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। मेरिट लिस्ट में आना, जो बातें मैं कह रहा हूँ वो मेरिट लिस्ट में आने वाली बातें हैं। मतलब यूनिवर्सिटीज़ का रेशियो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 100 बच्चा फॉर्म भरता है तो 1.5% का सिलेक्शन है, 1% 2% बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो मैं ये भी मानता हूँ कि हर बच्चा उस बात को कैच भी नहीं कर पाएगा। वो कहेगा कि टॉपिक लिख ली तो अब पढ़े कहाँ से? सही बात है सर। ठीक है? तो हुँ, अब यूनिवर्सिटी तो यही टेस्टिंग कर रही है ना कि 10, 12 ग्रेजुएशन तक यहाँ तक क्या पढ़ते हुए आए हो? तुम्हारे पास बुक्स होगा, रेफर करोगे जिस भी सब्जेक्ट पे हो, जिस भी पर्टिकुलर फील्ड से बिलॉन्ग करते हो और नहीं तो फिर एनसीईआरटी उठाओ। ओके। सर, यहाँ तक तो हमने चर्चा करी कि बुक्स किस हिसाब से आप चूज़ करो, किस हिसाब से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है इर्रिस्पेक्टिव टू डेट्स अप्रैल में रहे या मई में रहे या किसी भी महीने में रहे आने वाले समय में। लेकिन अब चर्चा थोड़ा-सा हम करते हैं ना स्टूडेंट्स की समझ पे। एक जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझने की, कई बारी स्टूडेंट की तरफ से ये फीडबैक आता है कि हमने तो प्रोस्पेक्टस खोल रखा है लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो पा रही है एलिजिबिलिटी पे। क्योंकि डिफरेंस सर रहता है, जामिया में जो एलिजिबिलिटी मांगा जा रहा है हो सकता है वो डीयू की ना हो सकता है वो आरआई की ना हो, बेसिकली हो सकता है कि वो आईपी यूनिवर्सिटी की ना हो। तो वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की समझ स्टूडेंट में डेवलप करनी है, या फिर हम खुद कई बारी कहते हैं कि आप ऑफिशियल नोटिस पढ़ो, तो वो किस हिसाब से समझ डेवलप करे, या फिर इस बात को आप किस तरीके से केटर करोगे? देखिए, ये जो प्रश्न आपने पूछा बहुत फैलने टाइप वाला प्रश्न है। कुछ बच्चे होता है ना एकदम आके फैल जाते हैं। अरे सर हमको बहुत कन्फ्यूजन, हमको खुद समझ में नहीं आ रहा था हम किसमें एलिजिबल है। प्लीज़ हेल्प सर, इट इज़ वेरी अर्जेंट, आई नीड टू टॉक टू यू सर। इट इज़ वेरी अर्जेंट सर, हमको अभी बात करना है आपसे। अबे तुम खाली हो, कोई काम का आदमी थोड़ी ना खाली बैठा है तुम्हारे लिए कि जो तुम्हें बताएगा। ठीक है? और आपने बोला कि प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके रखा है तो ही समझ में नहीं आ रहा है। अरे प्रोस्पेक्टस ही तो नहीं डाउनलोड करके रखा है, इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है। मैं बोल देता हूँ कि ऑफिशियल नोटिस पढ़ो या प्रोस्पेक्टस ओपन करो, तो मेरे कह देने से या आपके कह देने से बच्चा ऑफिशियल नोटिस या प्रोस्पेक्टस थोड़ी ना खोल लेता है। वो एक बार खोल के पढ़ेगा तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। वो तो ढूँढ रहा है वीडियो, यूट्यूब की इस वीडियो में बता दीजिए, उस वीडियो में बता दीजिए। कमेंट में आके अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझना चाह रहा है, इंस्टाग्राम के चैट में अपना करियर समझना चाह रहा है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है, ठीक है? वैसे वैसे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा
कि आप डेली बैट के चैनल पे जाओगे, तो आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हो। अब देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको प्लेलिस्ट कैसे खोला जाता है ये भी नहीं पता होता है। सही बात है सर। मतलब यूट्यूब डेली रील्स चलाएँगे, लेकिन हाँ, कैसे पर्टिकुलर चैनल पे जाके प्लेलिस्ट ओपन करें? ये इसका आइडिया नहीं रहता है। तो जो भी ऐसे लोग हैं भाई डेली बैट चैनल के नाम पे क्लिक करिए, ऊपर देखिए प्लेलिस्ट दिखा रहा होगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए, तो सभी अलग-अलग एग्ज़ाम का एक प्लेलिस्ट आपको मिला हुआ मिल जाएगा, देखने के लिए मिल जाएगा डेली बैट से यूट्यूब पर। तो मान लो कि आपको डीयू बीएड को लेकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई दिक्कत हो रहा है, तो आप डीयू बीएड 2025 वाला प्लेलिस्ट ओपन करिए। उसमें पहली वीडियो से लेकर 5 वीडियो, 7 वीडियो, 6 वीडियो जो ऊपर का दे रखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड, पूरा डिटेल में देखिए। और अब मेरे कह देने से गए हो देखने, तो ये नहीं कि 2x की स्पीड पर देखने लगे। जी। अरे भाई 2x 2x की स्पीड पर अगर तुम सॉन्ग सुनते हो, कभी सुन सकते हो? नहीं ना। तुमको सॉन्ग का जो रस है वो चला जाएगा। तो एजुकेशनल वीडियोज़ भी 2x की स्पीड पर जब आप करके देखते हो, तो बहुत तेज़ी से कंटेंट आपकी तरफ आ रहा होता है। तो माइंड ना उस तरह से ग्रैस्प नहीं करता है। देख के, सुन के चाहे लग रहा हो कि समझ में आ रहा हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.25x पर धीरे-धीरे कर जो है सभी वीडियोज़ को देखिए। वो ड्यू बीएड का पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, इन्होंने डिटेल में बता रखा है। कैसे क्या सब्जेक्ट चूज़ करना है। जब आप वो मोटी-मोटा ऊपर की बातें समझ जाओगे हुँ, और हुँ। तब जब आप मेरे जैसे किसी व्यक्ति को कॉन्टैक्ट करोगे ना, तो आपको फाइंड होगा कि यार ये लोग बहुत हेल्पफुल है। हाँ, तब बात करने का स्तर भी ऊँचा हो जाएगा हाँ, तब सर, बात सवाल करने का स्तर पूछने का। ऊँचा-ऊँचा हो जाता है और बात करते समय, समझाते समय बात समझ में आती है कि अरे जी। यार सीयूईटी का कोड ये है, ये पेपर ऐसा था, पहले ये होता था। नहीं तो अभी बहुत देर से आप आरआई और ये कर रहे हैं, बहुत सारे लोग को एनसीईआरटी आरआई क्या होता है पता नहीं है। सही बहुत बात है। ठीक है? तो ये चीज़ है। तो कहने का सेंस ये है कि जब वो मान लो मैंने डीयूबी 2025 बोला, तुम जाके प्लेलिस्ट में देख के आओ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख के आओ। कुछ और आते हैं, सर हम देख आए हैं, फिर भी हमको समझ में नहीं आया है। हाँ, तो ठीक है, देख आए हो, नहीं समझ में आया तो हमको मैसेज मत करो। जाओ अपना कहीं इधर-उधर ढूँढो, ठीक है? कौन-सा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया है, देख के आए हो? क्योंकि मैं बात वही कह रहा हूँ कि अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, तो आप टू द पॉइंट बात करोगे कि सर देखो मैंने सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा है और डीयू में बोला गया है कि एक जिस भी सब्जेक्ट से हम फॉर्म फिल करेंगे, वो 200 मार्क्स का फिल होना चाहिए। तो सिंस मैंने तो सर ये वाला सब्जेक्ट पढ़ रखा है और ये इतने-इतने नंबर का था या उसमें प्रैक्टिकल वाला एलिमेंट था, वो इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? कुछ इस तरह का प्रश्न रहेगा, ठीक है? ये बात है। तो मतलब अब कुछ आ जाते हैं सर हम कितने नंबर का पढ़े थे सर ये कैसे कैलकुलेट होगा? अबे तुम ग्रेजुएशन में पढ़े थे उस सब्जेक्ट को, तुमको खुद नहीं पता तुम कितने नंबर का पढ़े थे और तुम्हारा रिजल्ट बिना देखे हम बता दें तुम कितने नंबर का पढ़े थे। सर ये तो इतना कॉमन इश्यू है ना बच्चों में कि उन्हें रिज़ल्ट के रिगार्डिंग खुद की क्लैरिटी नहीं है। तो मैम इसीलिए तो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ये सही ठीक है, बात है इसीलिए तो नहीं सर। हो रहा है, यस इसीलिए नहीं हो रहा है, छोटी-छोटी बातें आप लोगों को पता है। क्योंकि बात समझिए ना जब वो बच्चा पेपर का क्वेश्चन सुलझा रहा है, वो पढ़ाई में लगा हुआ है, वो सोच रहा है कैसे एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो तुम क्या क्रैक कर रहे हो? मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं? करेक्ट। मैंने ये ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या कित होगा? मैं जी। कौन-सा फॉर्म फिल कर सकता हूँ? मेरे को बीएड करना है कि नहीं? इस साल बीएड बंद हो जाएगा कि नहीं? नौकरी मिलेगा कि नहीं? तुम ये सब डिकोड कर रहे हो, वो डिकोड कर रहा है कि अच्छा इंडियन पॉलिटी में ये टॉपिक्स मैंने पढ़ा था, हिस्ट्री में मैंने ये पढ़ा था, बायो में मैंने ये पढ़ लिया, केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया। तो डिपेंड करता है आप क्या चीज़ डिकोड कर रहे हो, व्हाट आर यू सॉल्विंग? जो आप सॉल्व करोगे उसका रिजल्ट आपको आपके प्लेटर पर स्क्रीन पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इन दैट केस मैं यही कहूँगा कि मतलब तो आप डेली बाइट्स की प्लेलिस्ट में जाइए और ड्यू बीए 2025 वाला, बीएचयू बीए 2025 वाला, आरआईई बीए 2025 वाला, जेएमआई बीए 2025 वाला सबका प्लेलिस्ट पहले एक बार डिटेल में देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए। एक बार वीडियो पॉज़ करके भी पढ़िए कि स्लाइड पर इन लोगों ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या लिख रखा है और उसके बाद कोई क्वेरी है तो आप बिल्कुल मेरे को कॉन्टैक्ट करो भाई, मैं आपको जिस लेवल तक का उसमें हेल्प कर सकता हूँ ना, पूरे इंटरनेट पर आपको उस लेवल पर कोई मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट हेल्पिंग इन दैट सब्जेक्ट, इट्स आल्सो अबाउट द फ्यूचर एस्पेक्ट। कि आज आप कोई चूज़ कर रहे हो कोई सब्जेक्ट तो 3 साल बाद उसका क्या होगा? क्योंकि तमाम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैटर ही नहीं करता है। आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, महज़ आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो भी वो आपको बीएड के लिए अलाउ करती है, ठीक है? जैसे उत्तर प्रदेश में आपको बीएड के लिए अलाउ रहेगा, आईपी यूनिवर्सिटी के बीएड में यस। अलाउड है, केवल आप ग्रेजुएशन कर रखे हो तो। जी, जी, जी। वहीं तो जामिया में जाओगे तो बोलेगा कि जो तुम्हारा फर्स्ट सब्जेक्ट है वो 2 साल तक पढ़ा होना चाहिए, होना चाहिए। हुँ। ठीक है? इस तरह का 200 आपको नंबर मैट्रिक वाले वगैरह भी। बोलेंगे 200 नंबर का पढ़ रखा होना चाहिए। जी। आरआई में भी नॉर्मल सिंपल क्राइटेरिया है, ग्रेजुएशन वगैरह 50% तो सब्जेक्ट का हल्का-फुल्का कॉम्बिनेशन का है वहाँ पर। तो कहने का सेंस है कि आपको ये भी समझना होगा कि सभी यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग है। हुँ। और जैसा कि इसके पहले आपने पूछा था प्रश्न कि कहाँ से पढ़ें, कौन-सा बेस्ट बुक है, बेस्ट सिलेबस क्या है? जब तुम सभी यूनिवर्सिटी का अलग-अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखोगे, तो तुमको ये भी समझ में आएगा कि अबे यार, ये सभी यूनिवर्सिटी अलग-अलग तरह का पेपर करा रही हैं। कि जामिया का पेपर 3 घंटे का होता है, 180 क्वेश्चन आता है, आईपी का पेपर जो है 2 घंटे का होता है, 120 क्वेश्चन आता है, सीयूईटी का पेपर जो है 105 मिनट का होता है, 75 क्वेश्चन आता है। और जब देखोगे कि आरआई का पेपर आ रहा है उसमें या टोटल 80 क्वेश्चंस पूछ जी। रहे हैं आपको पेपर में,
3 अलग-अलग सेक्शन बना हुआ है, तो आपको ये बात समझ में आता है कि यार आरआई के लिए अलग सिलेबस है, आईपी के लिए अलग है, बीएचयू के लिए अलग है, डीयू के लिए अलग है। क्योंकि बहुत से बच्चे ये भी आते हैं, सर सबके लिए अलग-अलग बैच जॉइन करना पड़ेगा क्या? वो ना बैच को फी के नज़रिए से देख रहे होते हैं। ठीक है? अरे भाई हम तो खुद ही चाहते हैं कि सबका कॉमन पेपर हो, क्योंकि हम लोगों के लिए ईज़ी हो जाएगा पढ़ाना, तुम सबको एक ही क्लास में एनरोल कर लेंगे। तो अदरवाइज़ डेली बैच ही आपको इकलौता प्लेटफ़ॉर्म भी दिखेगा कि जामिया के लिए हमारे यहाँ अलग बैच होता है, डीयू के लिए अलग होता है, आईपी के लिए अलग होता है, आरआई के लिए अलग होता है, क्योंकि सबका सिलेबस अलग है, सबका पेपर स्ट्रक्चर अलग है। तो हम लोगों को भी एडिशनल मेहनत करना पड़ता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि बच्चे को लग रहा है अच्छा आईपी के साथ-साथ डीयू का भी जॉइन करना पड़ेगा क्या? डीयू के साथ-साथ जामिया का भी जॉइन करना पड़ेगा क्या? अरे भाई हमारे चैलेंज को आप देखिए कि दोनों का सिलेबस पेपर स्ट्रक्चर अलग है, कैसे-कैसे हम लोग पढ़ा के मैनेज करते हैं। अदरवाइज़ तमाम जगह पे तो क्या होता है, लोग कहेंगे एसएससी का तैयारी कर रहे हो, बैंक का तैयारी कर रहे हो, किसी और क्लास में ले जाके बैठा दिया और ये तो कर लोगे तो बीएड आराम से क्लियर हो जाएगा। यही सब पूछता है बीएड में, लोग इन सब चीज़ों में फँस जाते हैं। जिस एग्ज़ाम का जैसा पेपर स्ट्रक्चर है वैसा प्रिपरेशन होना चाहिए, जिसका जैसा सिलेबस है उस तरह का आपको प्रिपरेशन करने की आवश्यकता मतलब होती है। ओके सर। तो बेसिकली यहाँ पे तो आपने एग्ज़ाम एग्ज़ैक्ट कंसर्न आपने बातों को कैटर किया है, लेकिन अब मैं जानना चाहती हूँ कि अगर किसी बच्चे की समझ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तक हो गई, कोई पॉइंट है जो उसे नहीं समझ आ रहा, कोई ऐसी बात है जो उसके सिलेबस में उसको नहीं पॉइंट आउट वो कर पा रहा है या कर पा रही है, तो इन सारी चर्चाओं के बीच वो कैसे डेली वाइट्स में आपसे कांटेक्ट करे, आपसे बातचीत करने का जो प्रोसीजर है वो किस हिसाब से वो फॉलो करे कि आपके सामने आके जो उसके जेन्युइन प्रश्न है वो उसको वो रख पाए। सर। देखिए अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो सीरियस कैंडिडेट्स को अपना रास्ता मिल जाता है कैसे कांटेक्ट करना है पहला चीज़। दूसरा चीज़ होता क्या है पहला चीज़ तो डेली बाइट्स का ना कोई भी वॉइस कॉल फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है। ठीक है? क्योंकि अगर मान लीजिए मैं नंबर रिलीज़ कर दूँ ना तो रात में 2 बजे बैठ के पढ़ रहा होगा तो मेरे को रात में 2 बजे फ़ोन कर देगा। और सही बात। बच्चा कोई चीज़ कहता है वेरी अर्जेंट कल मेरा एग्ज़ाम का ये है प्लीज़ हेल्प प्लीज़ सी। देखिए टू बी वेरी क्लियर अर्जेंट आपके लिए होगा मेरे लिए नहीं है। ठीक है? ये बात तो ये सुन के बात बहुत रूड लग रही है, बहुत लग रहा होगा कि सर भाई ये आदमी कैसे बोलता है और ये वो। लेकिन वाक़ई बात समझो ये अर्जेंट आपके लिए है रात में 2 बजे। मेरे लिए अर्जेंट नहीं है, मैं तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ। आप हॉस्पिटल में चले जाइए, डॉक्टर के लिए सारे पेशेंट ही अर्जेंट होते हैं। पेशेंट से बात करोगे तो किसी की उँगली भी कट गई रही होगी तो उसके लिए सबसे बड़ी अर्जेंसी वही रहेगी। ठीक है? चाहे सामने कोई मर भी रहा हो तो, भी कहेगा मेरा उँगली पहले देख लो। ठीक है? तो पॉइंट ये है कि इट्स प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेरे तो मेजॉरिटी ऑफ द दिन भर क्लास ही रहता है मेरा, ठीक है? तो डेली बाइट्स के ना बहुत सारे ओपन सेशंस होते हैं, हुँ। जहाँ पर स्टूडेंट डायरेक्टली जॉइन करके वन टू वन वे में डायरेक्टली बहुत तरीके से सब कुछ डिस्कस कर सकता है। लेकिन इसके लिए आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा कि हम लोगों का ओपन सेशन डेली बाइट्स का वेबिनार मीट कब होता है, ठीक है? या सेमिनार मीट हो रहा है तो वो कब होता है? मैं स्ट्रांग रिकमेंड करूँगा डेली बैट्स के वेबिनार मीट जॉइन करने की कोशिश करें ऐसे लोग। इसके लिए आप वीडियो के कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम वाला व्हाट्सएप ग्रुप है, वो आप डाल देना। तो तमाम जो सारे कैंडिडेट्स हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगा जिनको भी ये कि नहीं डायरेक्टली बात करके क्लियर करना है, हुँ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 करके एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा। आप सब लोग उस ग्रुप में जुड़ जाइए। जब भी डेली बाइट्स का अगला वेबिनार मीट होगा, तो वहाँ पर एक गूगल मीट का लिंक आता है। गूगल मीट पे लिंक पे जॉइन करके आप डायरेक्टली वन टू वन वे में अपनी सारी बात डिस्कस कर पाएँगे। एकदम मक्खन के हिसाब स्मूथ एकदम जो है समझ लीजिए आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन आप सोचोगे कि नहीं हमको अभी बात करना है, हमको 2 ही मिनट बात करना है, फ़ोन पर बात कर लें हम। देखो यार किसी बच्चे का क्वेरी 2 मिनट का होता नहीं है। 2 मिनट बोल के मतलब 1 घंटा इज़ वेरी नॉर्मल क्योंकि वो स्टूडेंट ऑलरेडी किसी एक डायरेक्शन में कन्विंस्ड रहता है। अब उसको मैं करेक्ट। कितना भी समझाऊँगा ना तो उसको तुरंत बाद में समझ में नहीं आती है। उसी बात को 4 बार डिस्कस करना पड़ता है, इन एंड अराउंड सारा कुछ देखना पड़ता है। तो बच्चा इस नज़रिए से नहीं सोचता, वो सोचता है कि इनको मैसेज करेंगे व्हाट्सएप हैंडलर को हमको आपका कोर्स लेना है, आई वांट टू परचेज़ योर कोर्स बट हमको एलिजिबिलिटी में डाउट है प्लीज़ एक्सप्लेन। प्लीज़ आप लोग अगर आप फर्स्ट टाइम किसी इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म पर आए हो तो आई एम सॉरी कि आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस पहले नहीं मिल पाया है। आप ये मैसेज डेली बाइट्स पर करोगे ना, तो कह दिया जाएगा मत जॉइन करो। जब तुमको क्लियर हो जाएगा तभी जॉइन करना एंड ये लोग मैसेज करके व्हाट्सएप पे ट्राई कर सकते हैं कि तुमको अगर इस तरह का दिक्कत है तो हम लोग ऐड नहीं करते हैं, ठीक है? अगर किसी बच्चे को डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लास जॉइन करना है, पब्लिकली यूट्यूब में एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। एक-एक चीज़ लाइन बाय लाइन डिटेल में मैं उसमें समझा देता हूँ जॉइन करने से पहले, ताकि मेरे और स्टूडेंट के बीच में हर चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर है जॉइन करने से पहले। वो एक-एक चीज़ को लाइन बाय लाइन देखे, उसमें ₹1 भी अपना वो खर्च कर रहा है, तो उसको उस ₹1 की जगह ₹1000 का रिटर्न देखने के लिए मिले उसके उसके करियर में उस लक्ष्य के हिसाब से।
मैं क्लासेस कराने की कोशिश करता हूँ। आप वो जाइए, पूरा कंटेंट देखिए, डिटेल देखिए, जो प्रोसीजर जैसा बोला गया है, उस तरह से जॉइन करने की कोशिश करिए। ये इस गलतफ़हमी में मत रहिए कि हम पैसा देने वाले हैं, तो अब हमको तुम समझाओ, कन्विंस करो। क्योंकि देखिए तमाम ऐसे संस्था हैं, केवल तुम उनकी वेबसाइट या ऐप में विज़िट कर लो ना, फटाक से फ़ोन मिला के बोलेंगे कि हेलो, जॉइन करना है क्या? जी। और सर ऐसी संस्थाओं की, अब अच्छी बात मैं बोलूँ या मतलब मुझे नहीं पता इस बात को मैं कैसे एड्रेस करूँ, वो ना डायरेक्ट टॉपिक पे भी नहीं आते। अच्छा आपने इस पर्टिकुलर कोर्स पे क्लिक किया, अच्छा आपकी क्या इच्छा है, आप क्या बनना चाहते हो? मतलब इधर-उधर की बातें एज़ इफ आप अपने किसी पुराने दोस्त से नहीं, बात वो कर रहे हो। आधा 1 घंटा बैठा के आपको बोतल में उतारते हैं। मतलब सॉरी। पूरी बात तो ये है। ठीक है, हाँ, जी। हाँ, पूरी बात ये है कि आपको आधा 1 घंटा बैठा के बोतल में उतारते हैं कि तुम कोर्स परचेज़ करो। एक बार कोर्स परचेज़ कर लोगे, अब उसके बाद पढ़ाई में तुमको कोई दिक्कत आ रही है, उसके लिए वो अवेलेबल नहीं है बस। ठीक है? अच्छा, शिकायत भी क्यों नहीं करते हो? जब 1000 2000 रुपए का कोर्स है तो शिकायत क्या करोगे? हुँ। ठीक है, अब 1000 रुपए के सारा जहाँ तो ले नहीं लोगे, तो शिकायत क्या करोगे? तो बात होती है वो बच्चा फँस जाता है वहाँ पर और वो पता है डेली बेट्स में आके क्या बोलता है, वहाँ मैंने करियर काउंसलर से बात किया था। अबे करियर काउंसलर से नहीं बात किए थे, वो कोई वहाँ लेडी बैठा रखे हैं कॉल सेंटर पर, अपना बना रखे हैं जो तुमको फ़ोन करके कन्विंस कर रही थी, अच्छा और बताइए क्या दिक्कत है? हर तीसरे बच्चे का वही प्रॉब्लम है, रट रखा है। अच्छा ये वाला कोर्स ले लीजिए, अच्छा 1500 का अच्छा दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आप इंस्टॉलमेंट में दे दीजिए 10% डिस्काउंट दे दे रहे हैं। इन एनी हाउ आप ले लो। ठीक है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि इट्स नॉट लाइक यू should take that or you should not take that. What I'm saying is it should provide the best result to you. You should be concerned about you, yourself, your career. What is that is providing you the best result? It is not the issue of 3000 rupees, 5000 rupees or 7000 rupees. It is just a issue, even if you are paying 500 rupees, you should get the best result from that. यस। ठीक है, एंड देयर इज आल्सो नो शॉर्टकट टू इट। पहले पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, पेपर स्ट्रक्चर इन बातों को समझिए। हुँ। एक तो प्लेटफॉर्म्स आइडेंटिफाई करिए, फिर देखिए कहाँ ज्वाइन करना है, जहाँ आपको बेस्ट लगता है वहाँ आप ज्वाइन करिए। अदरवाइज सिर्फ सब्सक्राइब रखिए, प्रिपरेशन टिप लेते रहिए। और हर प्लेटफॉर्म का अपना कोई कॉन्टेक्ट करने का तरीका होता है। जैसे देखिए मेरी रोज रात वक्त में क्लास चलती है 3 घंटे 4 घंटे, तो मैं ऐसे नहीं अवेलेबल रह सकता हूँ किसी स्टूडेंट से बात करने के लिए। इन दैट केस जो मैं बता रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, जब भी वेबिनार वगैरह हो उसको ज्वाइन करिए, डिटेल में और बच्चों को सुनिए, देखिए उनके आइडियाज़, ओपिनियंस क्या हैं, उनके एक्सपीरियंस क्या हैं। आप हम लोगों को सुनिए और स्टूडेंट्स को सुनिए। उनको देखने, जानने, समझने से आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है और इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीएड एंट्रेंस एग्जाम। फ्यूचर में आप भविष्य में एक सफल व्यक्ति, एक सफल टीचर की तरह निकलते हैं, जहाँ पर आपकी लड़ाई ये नहीं रहती कि नौकरी कैसे मिलेगा, 20,000, 25,000, 50,000 कैसे मिलेगा। आपको पता होता है कि आपके पास नॉलेज है, तो पैसा तो आपके पास आएगा ही। आएगा ही आएगा। Okay, so thank you so much. This will be all for the session. Again, thank you for your words.